Hello bachcho, welcome once again to my channel Smita Classes. As you know, we are dealing with the science book of standard 7. This is the name of the book is Future Kids Science, and we are doing the fourth chapter today. We are going to start the fourth chapter today. The name of the chapter is Heat. Okay, it is a chapter of physics. We will start reading. When we stand under the sun, we feel hot. The sun provides heat and light to the earth. Heat is responsible for the growth of all forms of vegetation on the earth. All living beings, including human beings, depend upon the heat received from the sun for their food, fuel and energy. Solar cooker cooks food with the help of heat from the sun. Heat is a form of energy. Burning fuel in a thermal power plant produces steam which moves heavy turbines to produce electricity. Heat energy can be transformed into other forms of energy. For example, heat energy produced by burning petrol is converted into mechanical energy by vehicles like cars, bikes or buses. Heat. What happens to a body when it is heated? Suppose we place a vessel containing some ice on the stove. After some time, the ice melts. If we leave the water on the stove, it starts boiling and becomes steam. We express this as follows. Ice under heat turns into water, and water under heat turns into steam. When we supply heat to ice to convert it into water, we increase the energy of the molecules of ice. Similarly, when we supply heat to water to convert it into steam, we increase the energy of its molecules. Thus, heat is a form of energy. Also, when an object is heated, it becomes warmer. Thus, hot or warm object has more energy than a similar कोल्ड ऑब्जेक्ट. जब हम लोग धूप के दिनों में सूरज के नीचे खड़े रहते हैं या बाहर निकले रहते हैं, जब बहुत तेज़ धूप हो रही होती है तो हमें बहुत गर्मी लगती है. क्यों? क्योंकि ये जो सूरज है वह हमारे अर्थ पे हीट और लाइट देता है, जिसके कारण हमारे बॉडी भी हीटअप हो जाता है. जितना भी वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं हमारे पृथ्वी पे, सब किसके कारण? हीट के कारण, सूर्य की हीट के कारण ही बड़े होते हैं, ग्रोथ होता है उनमें. ठीक है, सारे वेजिटेबल्स. इसीलिए अगर पूरा कोल्ड आइस कोल्ड होता है एंटार्क्टिका जगह जैसी जगह, तो यहाँ कोई वेजिटेशन ही नहीं होता, यहाँ कोई पेड़ पौधे ही नहीं होते. ठीक है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सब डिपेंड करते हैं सन के लिए, सन के ऊपर डिपेंड करते हैं. क्यों? ताकि सन से हमें हीट और लाइट मिले, और सन से जो हीट मिलेगा उससे प्लांट्स बढ़ेंगे और प्लांट से फिर हमें खाना मिलेगा. तो एक तरह से खाने के लिए हम लोग सन के हीट पे डिपेंडेंट होते हैं, फूड के लिए सन के हीट पे डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, इसी तरह हम लोग सन पे क्या चीज़ के लिए और डिपेंडेंट होते हैं? फूड के लिए तो होते ही हैं, क्योंकि उसके हीट से प्लांट्स बढ़ेंगे. फ्यूल के लिए भी हम डिपेंडेंट होते हैं. सोलर एनर्जी को यूज़ किया जाता है. ठीक है, जैसे कि जो है सोलर एनर्जी यूज़ होता है और उससे गाड़ियाँ, मतलब कि कुछ इक्विपमेंट्स चला सकते हैं. इसी तरह एनर्जी के लिए भी, कि हाँ, सोलर एनर्जी एक्चुअली फ्यूल अगर कहें, इनडायरेक्टली कहे तो सन की लाइट से जो है प्लांट्स बढ़ेंगे, तो प्लांट से जो लकड़ियाँ निकलेंगी पेड़ों से, वो लकड़ियाँ आग जलाने के काम आएगी, तो एक तरह से वो फ्यूल का काम आएगा. इसी तरह पेड़ पौधे जब मर के ज़मीन के नीचे दब जाएंगे तो कोयले में चेंज होंगे, तो कोयला भी एक तरह का फ्यूल होगा, पेट्रोलियम भी एक तरह का फ्यूल होगा. एक तरह से देखें तो हम लोग सन पे ही डिपेंड कर रहे हैं, फूड के लिए, फ्यूल के लिए और सोलर एनर्जी के लिए तो डिपेंडेंट है ही हम लोग सन के ऊपर. ठीक है, हीट क्या है? हाँ, गर्मी क्या है? हम लोग बोलेंगे हीट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक तरह का एनर्जी है हीट. जैसे हमारे बॉडी में मस्कुलर एनर्जी होता है, मशीन्स में मैकेनिकल एनर्जी होता है, ऐसे हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. जहाँ एक थर्मल पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? कोयले को जलाया जाता है. कोयले को जला के और जो है पानी को गर्म किया जाता है. फिर वो पानी जो स्टीम में चेंज होता है, वो स्टीम जाके आगे जाके टरबाइन, एक व्हील जैसा टरबाइन होता है, चक्के जैसा, उसको वो घुमाता है और वो फिर कनेक्टेड रहता है आगे दूसरे इक्विपमेंट से, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. थर्मल पावर प्लांट में भी जो है हम लोग फ्यूल को बर्न कर रहे हैं. कोल एक फ्यूल है, उसको हम बर्न कर रहे हैं. इसी तरह जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा उसमें क्या करते हैं? न्यूक्लियर फ्यूल, यूरेनियम वगैरह को बर्न किया जाता है. ठीक है, हीट प्रोड्यूस करने के लिए, और उस हीट से स्टीम प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे कि टर्बाइंस घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है. हीट एनर्जी को दूसरे फॉर्म में हम लोग बदल भी सकते हैं. ठीक है, जैसे कि पेट्रोल जब जलता है गाड़ियों में, ठीक है, हम लोग गाड़ियों में पेट्रोल डालते हैं, वो अंदर इग्निशन होता है अंदर मोटर में, और वह जलता है, और हमारे इंजन में, गाड़ी के इंजन में वो जलता है पेट्रोल, और उससे वो मैकेनिकल एनर्जी देता है ताकि हमारी गाड़ियाँ आगे बढ़ें. ठीक है, किसी बॉडी को गर्म करने से क्या होता है?
ठीक है। हम लोग मान लीजिए एक बर्तन हमने गैस के ऊपर रखा, उसमें हम लोगों ने आइस रख दिया और गैस को ऑन कर दिया, तो क्या होगा, आइस धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा, पानी में चेंज हो जाएगा। फिर भी हम उसको और हीट करते रहे, गैस ऑन ही रहा, तो वो जो पानी है वो धीरे धीरे बॉयल होने लगेगा और गैस में चेंज होने लगेगा। ठीक है, स्टीम निकलने लगेगा उसमें से। ठीक है, यानी आइस को हीट करने से वाटर बना, वाटर को हीट करने से स्टीम बना। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है, जब हम लोग हीट देते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स है आइस का, वो उसका एनर्जी बढ़ जाता है। देखिए हर चीज़ में मॉलिक्यूल्स हैं, आइस हो, वाटर हो, गैस हो, सब में मॉलिक्यूल्स है। तो जो मॉलिक्यूल्स का एनर्जी बढ़ जाता है, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते हैं अपने ही जगह पे आइस में, तो वो तेज़ी से वाइब्रेट होने लगते हैं। ठीक है, उनके बीच का जो अट्रैक्शन है एक दूसरे मॉलिक्यूल का, वो भी कम होने लगता है। ठीक है, और उनका एनर्जी बढ़ जाता है। तो एक दूसरे से अट्रैक्शन कम होने लग रहा होता है, तो वो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने लगते हैं एक दूसरे से, तो इसीलिए आइस वाटर में चेंज हो जाता है। इस तरह वाटर को हम लोग हीट करेंगे जब, तो वाटर के भी मॉलिक्यूल्स का एनर्जी बहुत तेज़ी से बढ़ता है और वहाँ भी अट्रैक्शन कम होने लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, तो वहाँ के भी मॉलिक्यूल दूर दूर होने लगता है और वाटर स्टीम में चेंज होने लगता है। तो यानी कि हीट जो है एक तरह फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्योंकि वही एनर्जी हम लोग मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो नीचे से गैस स्टोव ऑन करके हीट कर रहे हैं, गैस से हम लोग गर्मी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी गर्मी से वही गर्मी जो हीट है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो चेंज हो जा रहा है, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को बढ़ाने में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग हीट करेंगे तो वह गर्म हो जाता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हॉट या वार्म ऑब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा एनर्जी है देन अ सिमिलर कोल्ड ऑब्जेक्ट, है ना, उनके मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा एनर्जी है, कोल्ड ऑब्जेक्ट में कम एनर्जी है, हम लोग कह सकते हैं। Now when we place a hot object and cold object in contact, the hot body cools down and cold body warms up. This means heat has been transferred from the hot object to the cold object. Thus we define heat as follows. Heat is a form of energy which can be transferred from a hotter object to a colder object. In our daily life we come across a number of objects. Some of these are hot and some cold. For example, tea is hot and ice is cold. Even some objects are hotter than others while some are colder than others. But how do we know which object is hotter or colder than the other? The measurement of hotness or coldness of an object can be found out by measuring its temperature. Nature stores its heat mostly in sea water, since specific amount heat of water is maximum. A SI unit of temperature is Kelvin. We also measure temperature in Fahrenheit scale. When you fall sick, doctor conveys your temperature in Fahrenheit. Measuring temperature. If we touch a pan kept on burning gas stove, it feels to be very hot. Then we say that its temperature is very high. A hotter object is said to be at higher temperature as compared to the colder object. Therefore, temperature of an object is defined as the degree of hotness or coldness of an object. The instrument used to measure temperature of body is known as thermometer. The unit for temperature that we commonly use is the degree Celsius or degree centigrade. There are many types of thermometer available today. Let us learn about some of them. अब जो है हम लोग कोई हॉट ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है, उसके साइड में एक कोल्ड ऑब्जेक्ट को रख देंगे और दोनों एक दूसरे से टच कर रहा होगा, तो धीरे धीरे हम लोग क्या देखेंगे कि हॉट ऑब्जेक्ट पूरा कूल हो गया, ठंडा होने लगा, और कोल्ड ऑब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया, वार्म होने लगा। यानी कि हॉट ऑब्जेक्ट से हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो गया किस में, कोल्ड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो गया। यानी हम हीट को यहाँ पे एक और डेफिनेशन हीट का क्या बोल सकते हैं कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरह का एनर्जी है which can be transferred from hotter object to colder object. गर्म ऑब्जेक्ट से, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में वो एनर्जी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, वैसा हीट वैसे फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा नेचर जो है, प्रकृति में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे स्टोर्ड है, तो समुद्र के भीतर है। सी वाटर में सबसे ज़्यादा नेचर अपना हीट ज़्यादातर सी वाटर में स्टोर करके रखता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए स्पेसिफिक हीट के बारे में हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक हीट होता क्या है। ठीक है, तो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट वैल्यू होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए सब नेचर जो है, प्रकृति सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ स्टोर करके रखता है, अपनी सबसे ज़्यादा गर्मी समुद्र में स्टोर करके रखता है। ठीक है, हम लोग के डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारे ऐसी वस्तुएं हमको मिलती है जो कि या तो गर्म होती है या ठंडी होती है, जैसे कि चाय गर्म रहता है, बर्फ़ ठंडी रहती है। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा गर्म रहते हैं, कुछ उनसे कम गर्म रहते हैं, कुछ ज़्यादा ठंडे रहते हैं।
पर हम लोग को क्या पता चलेगा कि मान लीजिए 2 ठंडी चीज़ें हमने रखी है, कौन सा ज़्यादा ठंडा है। हम लोग तो नॉर्मली टच करके जान जाते हैं, पर उसका कुछ तो एग्जैक्ट मेजरमेंट वैल्यू होना चाहिए ना, ठीक है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि कोई चीज़ कितना गर्म है, कोई चीज़ कितना ठंडा है? हाँ, वो कैसे जानेंगे? उसके तापमान को मेजर करके, उसके टेम्परेचर को मेजर करके, ठीक है, कि उसमें कितना अभी टेम्परेचर है उसको मेजर करेंगे हम लोग, तब जान पाएंगे। जैसे गर्मी के दिनों में क्या बोलते हैं कि टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है, 40 डिग्री हो गया है, 35 डिग्री हो गया, ठीक है, तो वो मेजर किया जा रहा है। मौसम के स्टेशंस जो है, मीटरोलॉजिकल स्टेशंस, वहाँ पे उसको मेजर किया जा रहा है कि आज के दिन में कितना टेम्परेचर हाईएस्ट था 12 o'clock में, ठीक है। अब जो है देखिए, हर चीज़ का एसआई यूनिट होता है, पहले भी आपने पढ़ा है, ठीक है। लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो मीटर है, कि होल वर्ल्ड में उसी एसआई यूनिट से उस चीज़ को जाना जाता है। तो इसी तरह टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन है, ठीक है। टेम्परेचर का और क्या क्या यूनिट्स है? फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ज़्यादातर जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर लोग जो थर्मामीटर में हम लोग को चेक करते हैं उसमें फ़ारेनहाइट में लिखा रहता है, ठीक है। अब अगर आप लोग को मेज़र करना है टेम्परेचर, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स का ज़रूरत पड़ेगा, जैसे कि थर्मामीटर का ज़रूरत पड़ेगा। तो अलग अलग तरह का थर्मामीटर होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए गैस स्टोव पे मम्मी ने कुछ एक बर्तन रखा है और वो गर्म हो रहा है, तो हम लोग उसको टच करेंगे तो वो बहुत ही गर्म होता है, कई बार हमारे हाथ भी जल सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर बहुत हाई उसका है, यानी उसमें डिग्री ऑफ हॉटनेस बहुत हाई है, बहुत टेम्परेचर उसका हाई है, ठीक है। यानी एक ठंडा सामान रखा है, एक ठंडा बर्तन रखा और एक गर्म बर्तन, तो हम बोलेंगे गर्म बर्तन जो है वो हायर टेम्परेचर पे है और ठंडा बर्तन लोअर टेम्परेचर पे है। मतलब हो सकता है गर्म बर्तन 60 डिग्री सेल्सियस पे है और दूसरा वाला 25, कोल्डर जो वेसल है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे बर्तन होगा, ठीक है, और गर्म वाला 60 डिग्री सेल्सियस पे होगा, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर का डेफिनेशन बोलना पड़ेगा तो क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग टेम्परेचर को डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे कि कितना डिग्री ऑफ हॉटनेस है, मतलब कि टेम्परेचर इज़ डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस, कितना डिग्री वह गर्म है या कितना डिग्री वह ठंडा है वह ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं, जैसे कि बारिश कितनी हुई उसकी किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? रेन गॉज से मेजर करते हैं, ठीक है। जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग बैरोमीटर से मेजर करते हैं, उसी तरह टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी को हम लोग मेजर करते हैं थर्मोमीटर से, ठीक है। नॉर्मली यूनिट कौन सा थर्मोमीटर में होता है? या तो डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड होता है या फिर फ़ारेनहाइट भी होता है। तो हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं पे चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं और जल्दी ही मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, जहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को आगे भी पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो आई थिंक इसके 3-4 पार्ट्स तो हो ही जाएंगे, 4 पार्ट्स हो जाएंगे इस चैप्टर के, ताकि मैं आपको डिटेल में अच्छे से इसको पढ़ा सकूँ। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।